हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान विलेज में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज लेकर आए एक नया एसएससी स्नातक स्तरीय का सेट प्रैक्टिस है। इसमें अब बात किया जाए, यह प्रकाशन जो है एडुटेरिया का प्रकाशन है, जिसमें न्यू वॉल्यूम है 2026 का, जिसमें आज सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। यह बात करें तो यह रैंडम सेट है। यह आज वॉल्यूम सेट नंबर 11 है, जो कि न्यू प्रकाशन है, जिसमें हम 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसओ को, या CGL 4 हो, या 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको बिहार से सभी जो बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। रिलेटेड कोई भी एग्जाम नज़दीक हो, उसका भी इसका सेट डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसलिए ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। और डेली अगर जो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर जिसको पीडीएफ अगर चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, हमारा नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये सब पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन होगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो विद्यारथ हो जाएगा, लेकिन विद्यारथ हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो कुछ इसके बारे में बात किया जाए कि मौर्य वंश, यहाँ पे मौर्य वंश पूछा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश दोस्तों, इसके पहले अगर बात किया जाए, पहले नंद वंश का शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुए, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको नंद वंश को हराकर, एक नंद वंश के शासक जो अंतिम शासक घनानंद को हराकर नया वंश मौर्य वंश के स्थापना किया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के एक सहायता करने वाले व्यक्ति कौन थे, जिसको हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किए और उसके नंदवंश को हरा दिया गया, और उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपने जो मौर्य वंश का प्रधानमंत्री भी बना दिया गया था। ऐसी बात किया जाए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक तो विद्यारथ हुए थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। यहाँ बौद्ध संगीति पूछा गया है, जिसमें प्रथम। इसके पहले बता दूं कि बौद्ध संगीति की टोटल जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। उसमें अगर जो बात किया जाए कि पहला से लेकर चौथा तक आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। इसका अगर संगीति के नाम बताए कि अगर शहर के नाम पूछा जाए कि कहाँ कहाँ हुआ है, तो इसका ट्रिक होता है RVPK। आर से बात किया जाए तो राजगिरी हो जाता है, राजगिरी। भी से बात किया जाए तो वैशाली हो जाएगा। अगर जो पी से बात किया जाए तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगर जो आर से बात किया जाए तो कश्मीर, जो कुंडलगढ़ हम कहते हैं, जो कश्मीर में पड़ता है। इस तरह से 4 शहर में 4 संगीतियाँ हुई। अब बात करते हैं कि यह शासक कौन कौन हुआ करते थे चारों में। तो इसके याद करने का ट्रिक बात किया जाए तो इसका ट्रिक होता क आ से अगर बात करें तो अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु। अगर क से अगर बात किया जाए तो कालाशोक हो जाएगा, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का शासक कौन थे, कालाशोक। तीसरा अगर जो बात की जाए पाटलिपुत्र का, तो कौन किए थे, अजातशत्रु, अशोक। तीसरा बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व अशोक किए थे। चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलपुर में, ये कुंडग्राम में हुआ था, उसका नेतृत्व कनिष्क के द्वारा किया गया था। यह 4 शासक हो गया। अब बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसके किसके, यानी कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसकी अध्यक्षता क्रम में कौन कौन है। तो इसका ट्रिक अगर बात किया जाए तो इसका हो जाता है ट्रिक, अगर जो हम बात करें तो इसका ट्रिक हो जाएगा म से बात किया जाए तो कौन सा होगा, महाकश्यप हो जाएगा, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति है जो अजातशत्रु के समय राजगिरी हुई थी। इसका अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अगर दूसरी की बात किया जाए स से होगा सामाकामी हो जाएगा। तीसरे की बात किया जाए तो मोगलीपुत्र त्रिशाल हो जाएगा। चौथे की बात किया जाए तो वसुमित्र। उप अध्यक्षता पूछेगा तो वसुमित्र अश्वघोष हो जाता है, अश्वघोष। इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियाँ, 4 अध्यक्ष और 4 शासक, आपको इस तरह से आपको याद करना है। इसी में अगर बात की जाए और दूसरे की बात किया जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें हमें 2 बौद्ध धर्म के 2 सूत्र, जिसे टोटल 3 त्रिपिटक होता है, उसमें से 2 सुत्त पिटक, विनय पिटक की बात किया जाए तो किसमें संकलन किया गया, तो पहली बौद्ध संगीति है जो राजगिरी में हुआ था उसके समय में।
इस तरह से आपको याद करना, कॉपी में नोटबुक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से चारों बौद्ध संगीति आपको याद करा दिए हैं। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे कह रहा है किस शासक ने रुद्रदामन प्रथम को विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, यानी बताना किस अभिलेख में, अभिलेख के नाम बताना, सॉरी गलती कि अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का जो विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है आपको बताना है। तो यह हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो बात किया जाए कि सुदर्शन झील का जो सुदर्शन बात करें सुदर्शन झील का जो वर्णित है किस अभिलेख में है, तो जूनागढ़ अभिलेख में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा, वह चोल शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक अगर जो बोला जाए कि संस्थापक की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, इसका संस्थापक विजयालय कौन हो जाएगा, विजयालय थे। इसकी कैपिटल अगर जो बात की जाए कि इसकी राजधानियाँ कहाँ थी, इसकी राजधानी की बात की जाए तो तंजौर इसकी राजधानी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात किया जाए 1347 हो जाएगा, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आपको बात किया जाए तो हसन गंगू, किसके ने किया था, हसन गंगू के द्वारा किया गया था। बाद में हसन गंगू ने अपना नाम चेंज किया और इसका अपना नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह कर लिया था, इसने कर लिया था। अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1336 में अगर बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, किसके समय में, किसके द्वारा, तो हर्यक एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। यह दोनों जो स्थापना हुआ था उस समय दिल्ली के शासक की बात किया जाए, पूछा जाए तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का रहा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, यानी शेख बहाउद्दीन जकारिया के बताना कि किस संप्रदाय से थे, तो हो जाएगा आंसर कौन सा होगा, सोहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 7 नंबर की फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, दार उल सफा के बताना है कि यह क्या थे, ये एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का रहा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजमदार निम्नलिखित में से क्रम विकल्प को सही सूचना, यानी आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यंग इंडिया का स्थापना, लोक हितवादी की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना, रहनुमाई मजूमदार की सभा की स्थापना किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। अगर प्रार्थना समाज की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना आत्मराम पांडुरंग ने किया था, किसके द्वारा, आत्मराम पांडुरंग के द्वारा। तो पहला ऑप्शन गोपाल हरि देशमुख है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आत्मराम पांडुरंग, तीसरा की बात किया जाए तो आत्मराम पांडुरंग, तृतीय। अगर चौथा नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो नरोजी फिरदौसी, यह गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है। यंग इंडिया की स्थापना आप जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी जिसे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो दूसरा की बात किया जाए तो मोहन करमचंद गांधी हो जाएगा, यहाँ जो तीवा फुले दिया गया ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। अगर लोक हितवादी की स्थापना की बात किया जाए तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात किया जाए तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। रहनुमाई मजमदार सभा की स्थापना दादा भाई फिरदौसी के द्वारा किया गया था, अरे नरोजी फिरदौसी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 नंबर। चलते 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से महात्मा गांधी भारत से पहला सत्याग्रह कौन सा था, बताना कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसकी जो स्थापना इसकी सत्याग्रह 1917 में किया गया था चंपारण में। इनको महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था, किस लिए कि तिनकटिया प्रथा जो वहाँ पे तिनकटिया प्रणाली के विरोध के लिए, या जो चंपारण में इसका चंपारण सत्याग्रह किया गया था, चंपारण जो बिहार में पड़ता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर की भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम का सृजन हुआ है? बताना कि भारतीय उच्चायुक्त जो पद होता है किस अधिनियम के बताना है। अधिनियम, यह अधिनियम की बात किया जाए तो 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के नियम को दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसे हम चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसलिए क्योंकि उस समय जो शासक था, जो गवर्नर था, चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड का इसके कार्यकाल की बात किया जाए तो 1916 से 21 तक इनका कार्यकाल था गवर्नर, इसलिए इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसी के समय में जो भारतीय उच्चायुक्त पद का अधिनियम का सृजन किया गया था। इसी के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को भी लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही द्वैत शासन अधिनियम प्रांतों में, अगर जो केंद्र में द्वैत शासन की बात कहा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। आप बात किया बंग भंग के बात किया जाए तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, पहले इसको जान लेते हैं। इसी को हम स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन की बात किया जाए या जो इसको हम बंगाल विभाजन जो के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो 1905 में किया गया था। उसके बाद जो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में यह किया गया था। इसी के बाद इसी के विरुद्ध में जो 7 अगस्त, यह पहले बंगाल विभाजन हुआ था 16 जुलाई 1905 में। इसी के एवज में 7 अगस्त जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी को बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन, यानी बंग भंग आंदोलन के बाद किया जाए तो स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो वही बात किया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में भारत सरकार छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो 1942 में, अगस्त असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 में, तो बंग भंग आंदोलन 1905 में। यहाँ से आपको इस तरह से भी आंसर कर सकते थे कि बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा हुआ, स्वदेशी आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर की भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता का आंदोलन का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूछा जाता है ब्रह्म समाज। इसके द्वारा इनके भी एक पत्रिका भी है जिससे संवाद कौमुदी कहें या मिरातुल अखबार, किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के समर्थन क्यों किया था? अब बात किया जाए महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो 1919 में शुरुआत हुई थी। यह समर्थन इसलिए किया गया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगले क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है कि कौन सा उपनदी जो है गंगा नदी की घाटी को भाग है, यानी कि उपनदी या बताना है जो गंगा नदी घाटी का भाग है। तो इसका बात किया जाए तो उत्तरी कोयला हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जनजाति और राज्यों में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आपको कौन सी जोड़ी गलत बताना है। तो ये ऑप्शन ए कर रहा है भील जो है गुजरात में मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर गद्दी की बात किया तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, एक भी सही हो जाएगा। कोटा तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन टोडा जो है दोस्तों यह कहाँ पाया जाता है? केरल में नहीं, यह नीलगिरी में, यह नीलगिरी जो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडा केरल नहीं, नीलगिरी तमिलनाडु होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्मालापल्ली जो खदान है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह अवस्थित है कहाँ? जो तुम्मालापल्ली जो खदान है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस एक राज्य के निम्न विशेषता बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा, पहला कह रहा है कि इसकी उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, यानी कि जो उत्तरी भाग है उसमें शुष्क होना चाहिए और अर्ध शुष्क होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है और ऐसा राज्य के बताना। तीसरा कह रहा है खदान जो है फसलों का तुलना में नकदी फसलों का प्रमुखता की जाती है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो अवस्थित है इन तीनों को फॉलो करता है।
तो ऐसा में आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो दक्षिण में पड़ता है, तो यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यह उत्तरी भाग मध्य भाग में कह रहा है कपास की खेती होता है, ये नहीं होगा। अगर राजस्थान की बात की जाए तो शुष्क आर्द्र है लेकिन नकदी फसल यहाँ नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। कर्नाटक दक्षिण में गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि कपास की खेती में सबसे प्रचुर काली मिट्टी में होती है और काली मिट्टी मैक्सिमम जो है गुजरात में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। करा चिराग शरीफ नामक तीर्थ जो स्थान है कश्मीर हिमालय में स्थित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कश्मीर हिमालय झेलम चेनाब रामगंगा और काली नदियों की प्रभावित होती है। तीसरा कह रहा है श्रीनगर सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो यह आपको आंसर देना है कौन सही। चलते हैं इसके आंसर के ऊपर। कह रहा है पहला कि चिराग शरीफ नामक तीर्थ स्थान जो है कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कश्मीर हिमालय झेलम में, यह यहाँ तक तो सही है दोस्तों, कश्मीर हिमालय झेलम में स्थित है। चिनाब नदी की बात किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामगंगा और काली नदी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में है, तो बी ऑप्शन 2 नंबर गलत हो जाएगा। श्रीनगर सतलज नदी किनारे है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा 19 नंबर कि भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। कह रहा भारत में प्लेट की अंतर्गत जो प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक भाग में शामिल है, आपको बताना है। तो यह बिल्कुल सही दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया जो भारत के जो प्रायद्वीप है भारत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भाग में शामिल है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत की प्लेट की सीमा जो है महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में स्थित है, बिल्कुल सही। पेंजिया का विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर सिसकने से हिमालय का उत्थान होता है, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि यह जो पेंजिया को विभाजन के बाद उत्तर की ओर सिसकने से हिमालय का उत्थान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ऑप्शन कौन हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 20 नंबर का रहा कि भारत से आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत हो जाएगा। तो 20 ए नंबर का लत्तूर का भूकंप जो 1993 में आया था, यह क्षेत्र भूकंप मुक्त है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला कह रहा लत्तूर में भूकंप का कारण जलाशय जो जनित चट्टानी दरार थी, बिल्कुल सही। कह रहा कोयना जो बांध थे भूकंप के कारण भारतीय प्लेट का सिसकना था, यह भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी और सी, बी और सी सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर करा निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, इसका बारे में बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि निर्णय लेने का शक्ति है, बिल्कुल सही, इसमें निर्णय लेने की शक्ति है। पूर्ण व्यवस्था का इसमें भी विकेंद्रीय किया गया था। तीसरा करा न्यायिक शक्तियों का, यह गलत है। प्रशासनिक शक्तियां, यह किया गया था। तो ऑप्शन 1 2 4 सही होगा, 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर करा कि 22 नंबर 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, आपको बताना है कि किसे सौंपा गया था। तो अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाए, यह गठन 2 सितंबर 1946 में किया गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। अब इसमें जो है सरकार की जो किसे श्रम विभाग की बात किया जाए तो श्रम विभाग जगजीवन राव को दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। वित्त मंत्री की बात की जाए तो लियाकत अली को दिया गया था। रेलवे मंत्री अगर बात की जाए तो असफ अली को दिया गया था। शिक्षा मंत्री राजा गोपालाचारी को दिया गया था। रक्षा मंत्री अगर बात किया जाए तो बलदेव सिंह को दिया गया था। तो यहाँ पे कह रहा था किसका, श्रम विभाग, तो यह जगजीवन राव, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की बात की जाए MG शिटलवाड हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं किए जाने वाला कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना। जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां में से एक नहीं है। तो कार्यकारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, विधायकी शक्तियां भी वित्तीय शक्ति, लेकिन न्यायपालिका
जो कि हस्तक्षेप की विधि जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 25 नंबर, संसद में विभिन्न मामलों के निर्धारण करने के लिए कितने प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत की आवश्यकता की बात की तो चार प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 26 नंबर का रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो आपको बताना किस श्रेणी से जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। तो उद्योगपति से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नातक से चुने जाते हैं, शिक्षक से, स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाते हैं। उद्योगपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला करा कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जानते हो कि धर्म, जाति और लिंग का जन्म के आधार पर जो भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1900 में तो स्वतंत्रता का अधिकार है, 22 में दोषसिद्धि है, 16 में विधि की समझ क्षमता अब हो जाएगा। 28 नंबर का रहा है कि अनुच्छेद 35 के 1 एवं अनुच्छेद 370 का प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 335 के ए एवं 370, अनुच्छेद 370 बताना है। तो हो जाएगा 1900, कौन सा होगा 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मध्य अर्धशतक जो है में अपनाने के महालोबिस जो है प्लांट मॉडल का उद्देश्य क्या है। जो महालोबिस प्लांट मॉडल के बारे में बताना है। तो जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना पहले जान लेते हैं 1951 से 1956 के बीच में। अगर सेकेंड की बात किया जाए तो 1956 से 1961 के बीच में। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है महालोबिस प्लांट मॉडल का उद्देश्य है। इनमें जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना, पहला में कृषि है, दूसरा में उद्योग का स्थापना, जो उद्योगों को स्थापना करने का पूंजी का संसाधन किया गया था। जिसमें से बात किया जाए तो भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया। अगर दूसरे के बोकारो यहाँ पे तीसरे पंचवर्षीय हो जाएगा दोस्तों। बोकारो किस में हो जाएगा, थर्ड पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में बात की जाए तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला हो जाएगा। बोकारो थर्ड पंचवर्षीय योजना में, जिसमें थर्ड पंचवर्षीय योजना को में जो बात की जाए तो उद्योग और कृषि दोनों पर विशेष जोर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, भारी उद्योग की स्थापना करना और पूंजी संगठन में। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि निम्नलिखित उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। आपको ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि उद्योगों की श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, या बिल्कुल गलत है दोस्तों। कृषि जो श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये भी गलत। ऑप्शन 3 नंबर कह रहा है ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका केवल 4 इसका सही है। जो शहरी श्रम जो कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता के लिए मूल्य सूचकांक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में कौन सा सही क्रम का बताना है। तो आपको बात करें कि यह इसमें सबसे पहले की बात किया था थर्ड पंचवर्ष जो तृतीयक उद्योग हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा तृतीय, द्वितीय और प्राथमिक। जो इसमें जो जीडीपी में योगदान मिले हैं सबसे ज़्यादा तृतीयक होता है, द्वितीय और प्रथम लास्ट में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। का रहा 32 नंबर आपको बताना है कि भारत के जो 1991 में ऐसे आर्थिक संकट के सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से उस संकट का प्रमुख कारण रहा था। बताना इन चारों में से 1991 की जो संकट आया था उसमें प्रमुख कारण क्या रहा था। तो इसमें प्रमुख कारण की बात किया जाए तो इसमें था बाहरी ऋण और उच्च स्तर। बाहरी ऋण, उच्च स्तर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में कौन सा तकनीक का उपयोग किया गया है। आपको बताना है कि किस टेक्निक का प्रयोग किया गया है। तो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बताना है कौन सा एक कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर का रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह कोलकाता में, जानते होंगे कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अगर पूछा जाए तो वाराणसी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अगर बात की जाए तो वाराणसी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अगर बात की जाए, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा तो पटना में स्थित है। अगर वही लखनऊ की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, लखनऊ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 35 का 4 हो जाएगा। अगला है कि फ्रांस के संसद जो को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रांस की जो संसद है उसे हम नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाते हैं। अगर जो फेडरल असेंबली की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को जो संसद है उसे हम फेडरल असेंबली कहते हैं। बांग्लादेश की संसद की बात किया जाए, बांग्लादेश के संसद है उसे हम जातीय संसद कहते हैं। और नेपाल के संसद को हम बात किया जाए तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। तो यहाँ फ्रांस के संसद पूछा था तो नेशनल असेंबली ऑप्शन 1 हो जाएगा। 37 नंबर का है कि भारत के प्रथम मध्यम दूरी के मिसाइल का नाम बताना है, तो हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले 38 नंबर का रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध जो प्राकृतिक वनस्पति है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो शीतोष्ण कटिबंध की जो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हो जाएगा पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 39 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताना अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय अगर बात किया जाए इसका जो हेडक्वार्टर है रोम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ होता है तो यह भी रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले 40 नंबर का रहा है कि विचार कीजिए कौन सा गलत युग में है। यहाँ घास का मैदान है, यहाँ अवस्थिति है, तो बताना है पूछताछ जो है या तो हंगरी का है, बिल्कुल सही। कंटेबररी जो घास का मैदान है न्यूजीलैंड का, ये भी सही है। डाउन जो ऑस्ट्रेलिया का है। कंपोज बताना है कि कहाँ का है, तो कंपोज आपको बताना है उत्तरी अमेरिका, यह गलत है, यह ब्राजील का है। कंपोज कहाँ है? ब्राजील का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला 41 नंबर को रहा केंद्रीय बजट 26-27 केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के आय के संदर्भ में जो 1 रुपये के सापेक्ष में कौन सा सही मिलान है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो उद्यम एवं अन्य जो 24 पैसा, निगम कर की बात किया जाए तो 4 पैसा, आयकर की बात किया जाए 21 पैसा, सीमा शुल्क 10 पैसा, यहाँ पे सभी सही है, इनमें से सभी सही है। अगला 42 नंबर का रहा आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम CPI के आंकड़ों निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है। यह जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। अगला कर है कि राष्ट्रीय जो वन जीव जो बोर्ड है जो अस्थायी समिति के द्वारा किस टाइगर रिजर्व को मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्य हिमालय जो मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि का डाइवर्जन सिफारिश की गई है, आपको बताना तो हो जाएगा वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 44 नंबर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बताना है कि कुल वन एवं वृक्षावरण जो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह फैलने की बात की जाए तो यह फैला हुआ है 82 73 57 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला 45 नंबर का रहा है कि यहाँ से राज्यपाल है, इधर दूसरी ओर राज्य है, आपको बताना है कि कहाँ के कौन सा राज्यपाल है। बिहार के राज्यपाल तो जानते होंगे कि यह सैयद अदा हुसैन है। ऑप्शन 1 तो सही मिला हुआ है। RN रवि पश्चिम बंगाल के हैं, ये भी सही है। महाराष्ट्र की बात की जाए राज्यपाल के विष्णुदेव वर्मा है। तेलंगाना के राज्यपाल के नाम बात की जाए तो शिव प्रताप शुक्ला है। तो यह सही मैच किया हुआ। इधर राज्य भी सही है, राज्यपाल भी सही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा PQRS। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा कौन सा पुस्तक अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है, अनुपम खेर के बताना है कि कौन सा है। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खेर के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदर मेरी कम्स टू मी अगर बात किया जाए, यह पुस्तक के लेखक अरुंधति राय के द्वारा लिखा है। अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। अगर जो द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ अगर बात किया है तो यह पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी इनके लेखक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अनुपम खेर है, तो डिफरेंट बट नो लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 47 नंबर करा बिहार के आर्थिक जो सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बताना बिहार का सबसे लंबा टाइगर राजमार्ग कौन सा है, तो हो जाएगा NH27। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 48 नंबर बताना है कि बिहार जो बजट है 26-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, अनुमान बताना है कि 26-27 में, तो हो जाएगा इसका अनुमान जो है 2.99% यानी कि लगभग 3%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार बताना है कि पासपोर्ट में रैंकिंग क्या है। पासपोर्ट में रैंकिंग बताना है कौन सा हो जाएगा, तो इसका रैंकिंग जो है 75, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस में पूछेगा, प्रेस में अगर जो बात की जाए तो रैंक भारत का 157 है। हंगर अगर जो पूछा जाए कि हंगर में कितना है तो 102 है। हैप्पीनेस में अगर जो पूछा जाए कि हैप्पीनेस में इंडेक्स अगर जो पूछा जाए तो कितना है, 116 है, 116 हो जाएगा। तो इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50 भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो कोच्चि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला 51 नंबर का रहा है कि मानव शरीर में मूत्र के सही मार्ग बताना है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले तो किडनी में जाएगा। किडनी की बात की जाए तो किडनी के बाद अगर जो बात करें तो मूत्रवाहिनी में हो जाएगा। किडनी के बाद कौन सा हो जाएगा, मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 52 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य क्या है, नहीं है, तो थायमिन जो है B1 का नाम है। राइबोफ्लेविन की बात की जाए तो B2, एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो विटामिन सी का नाम है। फोलिक एसिड की बात की जाए तो B9 है। तो यहाँ से कौन सा बी कम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 53 नंबर का रहा है कि गोल्डन राइस में किसका समृद्ध स्रोत है, तो गोल्डन राइस की बात की जाए तो इसमें विटामिन क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 54 नंबर कि पॉलीसेंजोसिथेमिया है किसकी संबंधित एक बीमारी है, तो ये आरबीसी के किसकी संबंधित बीमारी है, आरबीसी का, ऑप्शन नंबर की बात की जाए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। श्वेत रक्त कोशिकाएं को हम WBC कहते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 55 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि कथन 1 और 2, कथन ए और कारण बी है, बताना और सही उत्तर को चयन करना है। चलते हैं क्वेश्चन कथन ए के ऊपर। कह रहा है कि अमीबा जो है एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है, आपको बताना है, तो यह बिल्कुल सही दोस्तों, यह अमीबा जो है एक कोशिकीय और नियमित आकार के कथन है, बिल्कुल सही। अमीबा का पोषण हेतु कुटपाट जो भक्ष्य पदार्थ का पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ए और बी सही है, लेकिन दोनों ए और आर जो है स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का है 56 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए कथनों के असत्य क्या है, असत्य कथन को पहचान कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विकसित जो कोशिका है पोषण की प्रवृत्ति को स्वपोषित थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का रहा है कि विषाणु जीवित एवं निर्जीव की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, क्योंकि बताना यह है बाह्य जो होता है या बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 58 नंबर का रहा है कि पादप में पूर्ण जो है अकारिकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, तो एक कोशिकीय बीजपत्र जो पादपों के समानांतर सिरा है उपन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्रीय पादपों में जलिका जो बद्ध सिराएं विन्यास पाया जाता है, बिल्कुल सही। एक कोशिकीय में बात किया जाए तो सिराएं जो समानांतर सिरा विन्यास में पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्रीय में बात किया जाए तो जलिका बद्ध सिराएं विन्यास में पाए जाते हैं, एक सही है। प्याज एवं लहसुन का गुदेदार पत्तियां को भोजन के संचयन होती है, बिल्कुल सही। कैक्टस एवं नागफली के पूर्ण जो शूल में रूपांतरित हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 3 तीनों सही है, इनमें से सही राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 59 का रहा है कि निम्नलिखित में से रुधिर के संरचना के संदर्भ में असत्य कौन सा गलत बताना कि चयन कीजिए, आपको बताना है। एक है रुधिर में 2 घटकों का मिलकर बना हुआ प्लाज्मा 60%, कोशिकाएं 40%, बिल्कुल सही है दोस्तों। कहा आरबीसी रक्त होने वाली जो कारक है, आरबीसी की उपस्थिति में हिमयुक्त प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। रुधिर में सर्वाधिक संख्या जो है आरबीसी की पाई जाती है, बिल्कुल सही, लेकिन इसके जीवन काल 3 माह के होते हैं, नहीं, इसका जीवन काल 120 दिन के होता है, तो 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, हैजा एवं जो
मोतीझारा जो बीमारी है जल जनित संक्रामक रोग है, बिल्कुल सही दोस्तों। कहा निमोनिया कोविड जो इन्फ्लुएंजा वायु से संचालित जो संचारित संक्रामक रोग है, बिल्कुल सही। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी 60 का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 61 नंबर का रहा है कि 61 नंबर का रहा है कि यहाँ पे गति का प्रकार है, यहाँ वस्तुओं की गति है। आपको बताना है कि वृत्तीय गति, वृत्तीय गति अगर बात किया जाए तो यह पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति करती है, यहाँ सी से मैच होगा। कहा घूर्णन गति अगर बात किया जाए तो घूर्णन गति लट्टू का है, लट्टू का जो अपने कक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहते हैं। आवर्ती गति की बात की जाती है जो लोलक घड़ी होती है उसमें आवृत्ति गति 1 से होती है। सरल रेखीय गति अगर नदी की जो प्रवाह होती है जो जल उसे रेखीय सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन अगर बात की जाए कौन सा सही होगा, 3 4, ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 62 नंबर का रहा है कि विद्युत लेपन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो विद्युत लेपन है, कह रहा है कि विद्युत लेपन विद्युत धारा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को परत निक्षेपित किया करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। का विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को एक उपयोग है, बिल्कुल सही। विद्युत लेपन जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उपयोग है। आभूषण बनाने के लिए सस्ती धातुओं का पर विद्युत लेपन नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्त। 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का रहा है कि विद्युत चुंबक के बारे में बताना। ऐसे होते हैं कहा जिनकी धाराएं बहुत कम होती, बिल्कुल सही है। कह रहा है जिसमें चुंबकशीलता बहुत कम होती, यह गलत है। जिनका उपयोग क्रेनों में दूरभाष अंतरों में विद्युत घंटियों में ध्वनि विस्तारित आदि में होता है, बिल्कुल सही। 1 और 3 सही है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी 1 और 3 राइट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर 64 नंबर कर उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जलन होती है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ बताना है कि उसमें भाष्पन के गुप्त ऊष्मा के कारण जो होता है अधिक ज्वलनशील। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का निम्नलिखित में विचार कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता जो ताप को बढ़ाने से बढ़ती है, आपको बताना कि बढ़ती है। कह रहा है कि अगला कह रहा है किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधक उनकी लंबाई पर निर्भर करती है। कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 66 नंबर का। ट्रांसफार्मर में जो निम्न में से किस कारण से ऊर्जा हानि नहीं होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर में बताना कि ऊर्जा की हानि नहीं होता है क्योंकि करोड़ में नर्म लोहे का बना होता है, करोड़ जो होता है नर्म लोहे का बना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का रहा है कि कथन 1 अब कारण आर पर यह नीचे दी गई सहायता को सही को प्रदान कीजिए, सही को चयन कीजिए। कथन 1 का रहा है कि अर्धचालकों की मादन करने के पर की चालकता क्या होती, बढ़ती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, अर्धचालक के मादन करने पर इसकी चालकता बढ़ती है। मादा की अर्धचालकों के ताप बढ़ने से जाता है, गलत है दोस्तों। 1 सही है, आर गलत है। 1 सही, आर गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 चलते हैं अगले क्वेश्चन के 68 नंबर का रहा है कि फ्यूज में बताना है कि होने वाला जो बताना है सो उच्च प्रतिरोधक होते हैं, निम्न गलनांक होते हैं। हाई प्रतिरोध अंडो गलनांक हो जाता है। ऑप्शन चलते हैं 69 के ऊपर खड़ा है कि विचार कीजिए। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्त है जिसमें फलस्वरूप ऊष्मा को कार्य में रूपांतरण किए जाते हैं, बताना है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, यह सही है। अगला कार्य ऊष्मा इंजन में ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य के रूपांतरित नहीं किया जाता है, यह भी सही। प्रशीतक और ऊष्मा इंजन के कार्य विधि की समानता पाई जाती है, गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 69। 70 नंबर का है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग निम्न में किसके कार्य में उपयोगी किया जाता है। तो इनमें से नाइट्रिक अम्ल सोना और सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट का निर्माण में और उर्वरक के निर्माण में, इनमें से सही भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन 71 नंबर पदार्थ के मूल कण क्या है, बताना है कि इसमें मूल कण क्या है। तो हो जाएगा परमाणु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है 72 नंबर के निम्न में से किस कण के वेग किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होते हैं, यानी कौन सा ऐसा किरण का नाम बताना है जिसमें प्रकाश का वेग और किरण जो बराबर होता है, यानी किसी किरण का जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है तो गामा किरण का वेग हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 का नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग और भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 74 नंबर का रहा है कि
रेडियो एक्टिव तत्व के बाहर निकालने वाली बीटा कोशिका की प्रकृति क्या होती है? आपको बताना है बीटा कोशिका जो बीटा किरणों की जो प्रकृति होती है यह होती है केंद्र के द्वारा उत्सर्जन अवस्थित कण हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर का रहा जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन का रहा है कि फैटी एसिड में सोडियम और पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है, उसे साबुन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। आगे दोस्तों यहाँ से 76 के बाद मैथ दिया हुआ है, तो जीके का यह 75 क्वेश्चन अच्छी तरह से हम सोल्यूशन कर दें। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं।